इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। किडनी संबंधित गंभीर रोगों का भी इलाज हो सकेगा अब रीवा में। महाशिवरात्रि पर शहर में निकले शिव बारात। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की मनाई गई द्वितीय पुण्यतिथि और 300 वर्ष से चली आ रही परंपरा आज भी है कायम। अड़गड़नाथ मंदिर में लगा शिवरात्रि का मेला। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। किडनी संबंधित गंभीर रोगों का भी इलाज हो सकेगा अब रीवा में। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुरू हो जाएगा नेफ्रोलॉजी विभाग। रीवा में संचालित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व यहां पदस्थ चिकित्सक नित्य नए आयाम गढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और उपलब्धि रीवा वासियों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलने जा रही है, जिसमें किडनी व अन्य इससे संबंधित बीमारियों का इलाज अब आसानी से हो सकेगा। नेफ्रोलॉजी विभाग भी अति शीघ्र शुरू किया जा रहा है ताकि किडनी के मरीजों को अब बाहर ना भटकना पड़े। आपको बता दें कि रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने वाले डॉक्टर रोहन द्विवेदी किडनी संबंधित रोग के एक अच्छे चिकित्सक हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के पश्चात अब डॉक्टर रोहन द्विवेदी उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर रोहन द्विवेदी रीवा के ही रहने वाले हैं और किडनी संबंधित रोगों के अच्छे चिकित्सक भी हैं, जो अब रीवा वासियों को बेहतर सुविधाएं देंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अपने उद्देश्यों को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। गंभीर रोग होने पर लोगों के सामने बाहर जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता था, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाने के बाद रीवा व विंध्यवासियों को हृदय रोग के साथ साथ कई अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब बाहर नहीं भटकना पड़ता है। साथ ही तमाम सुविधाएं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में काफी तेजी से उपलब्ध होती जा रही हैं। नेफ्रोलॉजी विभाग में डॉक्टर रोहन द्विवेदी की पदस्थापना के पश्चात उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए किडनी संबंधित बीमारियों के संबंध में विधिवत जानकारी दी। आइए सीधे हम आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं, तो सुनिए पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर रोहन द्विवेदी ने क्या कहा। शब्द मेरे लिए उपयोग किए हैं, मैं सर का बहुत ऋणी हूँ इस बात के लिए। मैं डॉक्टर रोहन द्विवेदी हूँ। मैं रीवा का ही रहने वाला हूँ, ये मेरी जन्मस्थली रही है। मैंने अभी यहाँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी ज्वाइन किया हुआ है अपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में। मेरी प्रारंभिक मेडिकल एजुकेशन जो है तो ये रीवा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से ही स्टार्ट हुई है। मैंने वर्ष 2008 में यहाँ एंट्री ली थी और 2013 में मैंने अपने MBBS की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है तो मेडिसिन से रायपुर मेडिकल कॉलेज से हुआ है। उसके बाद मैंने आगे की जो अपनी नेफ्रोलॉजी में जो स्पेशलिटी है, जो DM का कोर्स है, वो मैंने निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद से कंप्लीट किया है। तो अभी मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने इंस्टीट्यूट का कि इंस्टीट्यूट ने मुझे अपने ही एरिया में सर्व करने के लिए ये अच्छा सुनहरा अवसर प्रदान किया और मैं बहुत आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं बहुत ही प्रसन्न रहूँगा कि अगर मुझे अपने लोगों की जो किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित मरीज़ हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। सो अभी जो हमारा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें अभी हमारे पास OPD सेवाएं स्टार्ट हो चुकी हैं प्रारंभिक तौर पे और हमारी डायलिसिस सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। हमारे OPD सेवाएं जो हैं वो हम सोमवार और शुक्रवार को चालू रखेंगे और जो बुधवार का दिन है उस दिन हम लोगों ने जो बच्चे किडनी की बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए स्पेशल क्लिनिक स्टार्ट की है बुधवार के दिन पे। और नेफ्रोलॉजी OPD सर्विसेज में हम किडनी के मरीजों को कैसे वैक्सीन लगनी है, कौन सी डाइट लेनी है, इन सब के बारे में भी काउंसिल कर रहे हैं।
इसके अलावा जो हमारी डायलिसिस यूनिट है वो 18 बेडेड है डायलिसिस यूनिट, जिसमें से 12 बेड जो है तो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए हैं और 6 बेड जो है तो इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए हैं। अभी वर्तमान में 10 कार्यरत डायलिसिस मशीन्स हैं और 2 हाईली इक्विप्ड CRRT मशीन हैं जिनकी सेवाएं भी जल्द ही स्टार्ट होंगी। अभी तक हम अपने डायलिसिस यूनिट में नवंबर से स्टार्ट होने के बाद टोटल 280 डायलिसिस लगभग प्रोवाइड कर चुके हैं और हमारा ग्राफ दिन दिनों बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है, हमारा टारगेट है कि हम एक महीने में लगभग 700 डायलिसिस जो है तो प्रोवाइड कर पाएंगे अपने इस डायलिसिस यूनिट्स। इसके अलावा हमारी नेफ्रोलॉजी वार्ड सर्विसेज होंगी जो अभी शीघ्र ही, जैसे ही हमारे नर्सिंग स्टाफ की और वार्ड वाइज की बाकी सबकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही भी हमारी वार्ड सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारा वार्ड जो और सेवाएं प्रोवाइड कर सकता है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, वो है पॉइजनिंग के मरीजों के लिए हम जो है तो उनकी बॉडी से कुछ ऐसे पॉइजन रहते हैं जिनको पॉइजन निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम अभी सर से भी बात हुआ है, उस विषय में डिस्कशन हुआ है कि हम मंथली एक जो है तो स्पेशल हाइपरटेंशन का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, जिनमें ऐसे मरीज जिनमें 4 या 5 मेडिसिन की दवाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों से भी BP ठीक नहीं हो रही है, उनके लिए भी हम प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में ही कुछ गंभीर बीमारी जिनमें पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है, उनके लिए हम CRRT की सर्विसेज भी शीघ्र ही स्टार्ट करेंगे। और एक और पद्धति है प्लाज्मा थेरेपी, मैंने पहले भी कुछ समय पहले बताया है। प्लाज्मा थेरेपी जिसमें हम बॉडी से जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है बॉडी के अगेंस्ट ही, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वो भी हम अपने डायलिसिस यूनिट में अवेलेबल करा पाएंगे। इसके बाद अगर फ्यूचर में सब कुछ अच्छा रहा तो 1.5 से 2 साल के अंदर हमारा प्लान है कि हम यहाँ पर गुर्दा प्रत्यारोपण इकाई का भी शुरुआत कर सकें। तो इसके लिए भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट? किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए अभी जो है तो हमारे यहाँ जो है तो डेली सोटो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट खुद उसमें प्रयासरत है। डीन सर और डॉक्टर विवेक शर्मा जो है तो जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो भी वो नोडल ऑफिसर हैं, उसमें डेली मीटिंग हो रही है। उसमें प्रक्रिया कई चरणों में होती है। पहले लीगल प्रोसेस होती है, लीगल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टाफ रिक्रूटमेंट, जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सामान चाहिए वो सब रिक्रूटमेंट, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, वो धीरे धीरे लगभग कितना समय? मान के चलिए मिनिमम 2 साल मिनिमम। सर ज़्यादातर धारणा ये है जैसे किसी की किडनी का इन्फेक्शन निकला, हाँ, धारणा ये रहती है कि वो एक बहुत बड़ा रोग है। तो क्या किडनी से संबंधित हर बीमारी देखिए, एक तो ये गलत शब्दावली का प्रयोग है। इन्फेक्शन जब हम बोलते हैं तो मतलब किसी बैक्टीरिया ने या किसी वायरस ने किडनी को इन्फेक्ट कर दिया है। उस कंडीशन में यूजुअली 90% ऑफ द टाइम किडनी को कुछ नहीं होता, पेशेंट इन्फेक्शन ठीक हुआ, पेशेंट ठीक हो जाता है। हम क्या ये शब्द कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर हम बोलते हैं कि किडनी को डैमेज हो गया या किडनी को कुछ ऐसी बीमारी हुई जिससे किडनी को काम करना ढंग से नहीं कर रही है। तो मैंने पहले ही बताया कि सारी बीमारियाँ ऐसी नहीं होती हैं। कई किडनी की बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें मेडिसिन से लंबे समय तक उपचार चलता है। जैसे कि एक बीमारी का नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सिर्फ मेडिसिन से बहुत लंबे समय तक पेशेंट का इलाज चलता है। ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट की किडनी पूरी तरह से काम करना बंद करे। कुछ जैसे किडनी में SLE के पेशेंट्स हैं, उनके में भी ज़रूरी नहीं है कि लंबे समय तक किडनी जो है तो ख़राब हो। कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि अभी जैसे मलेरिया हुआ, उसकी वजह से किडनी भी प्रभावित हुई, किडनी को कुछ सेशन के लिए डायलिसिस हुई, उसके बाद मलेरिया ठीक हुआ, किडनी भी ठीक हो गई। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें लंबे समय से धीरे धीरे अगर किडनी को छोटा छोटा डैमेज होता रहे तब परमानेंट डैमेज होता है। उस कंडीशन में भी पेशेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पेशेंट के पास डायलिसिस का ऑप्शन है, पेशेंट के पास ब्लड डायलिसिस का ऑप्शन है, पेशेंट के पास पेट से होने वाली डायलिसिस का ऑप्शन है और पेशेंट के पास ट्रांसप्लांटेशन का भी ऑप्शन है। तो कुछ ऐसे लक्षण जिसमें ये लगे कि हाँ किडनी का ही है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। किडनी अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि किडनी की बीमारी है। जैसे हार्ट की बीमारी हुई तो हमें लगता है हृदय की धड़कन बढ़ रही है, हमारा जो है तो चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है। लेकिन किडनी की बीमारी में कई बार हमको पता नहीं चलता है और किडनी जब 4थे या 5वें स्टेज में चली जाती है तब हमें पता चलता है। लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें किडनी के बारे में पता चलता भी, जैसे पेशाब में लाल रंग की पेशाब जाना, बार बार पेशाब लगना, या पेशाब में जलन होना, या एनीमिया की शिकायत आना जिससे बार बार ब्लड का चढ़ना, या काम करने में डेली थकान आना, या अगर पथरी की या और इन्फेक्शन की समस्याएं हैं तो ये कूल्हे के पास दर्द होना, या हाथ पैरों में सूजन आना।
और कभी कभी युवा अवस्था में ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होना। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ किडनी की समस्या हो सकती है। तो जब भी ऐसे लक्षण हो तो मैं जो भी हमारा प्राइमरी केयर फिजिशियन है या हमारा प्राइमरी चिकित्सक है उससे जाके ज़रूर एक बार सलाह लेनी चाहिए और किडनी का टेस्ट मिनिमम ज़रूर कराना चाहिए। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर SP गर्ग के अलावा अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। अपने ही धरा पे काम करने की, अपने जो किडनी रोग से ग्रसित लोग हैं इनकी सेवा के लिए ये वापस रीवा आए हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर रोहन आपको, और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि रोहन आप अपना इंट्रोडक्शन दें शहर के लिए। नवंबर 14 में शादी हुई, फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 2015 फरवरी में इसका किडनी डिसीज डिटेक्ट हुआ था। उस समय किडनी में स्वेलिंग आई थी, डॉक्टर्स ने बताया था ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस था। तो तब से ही हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं और फिर 2016 में इसकी दोनों किडनी फेलियर हो गई थी और हमने डायलिसिस शुरू कराया था 2016 दिसंबर के आसपास। फिर इसकी माँ ने किडनी डोनेट की, हमने 2018 जुलाई में ट्रांसप्लांट कराया था मुंबई में। वो 1 साल ग्राफ्ट काम किया, फिर 2019 जुलाई में वापस से वो डिस्फंक्शन हो गया और अभी वापस से डायलिसिस इसका चल रहा है। बट होपफुली शी इज़ स्ट्रॉन्ग। तो इस डिसीज़ को एक बार डायलिसिस फिर ट्रांसप्लांट ख़राब होना और वापस से फिर डायलिसिस पे होना, सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी अब डायलिसिस पे वापस है। शी इज़ डूइंग गुड, बहुत स्ट्रॉन्ग है और जनरली सिर्फ डायलिसिस के दिन में फील होता है कि वो डायलिसिस करा रही है। बाकी दिन आप कल ही डायलिसिस कराइए, आज आप इससे मिल लेंगे तो आपको फील नहीं होगी वो डायलिसिस पे। तो इनको महाशिवरात्रि पर शहर में निकाली गई महाशिवरात्रि पर शहर में निकली शिव बारात। रीवा में इस दौरान देखने को मिली हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही रीवा में भगवान शिव की बारात निकाली गई। बैंड बाजा, ऊंट और घोड़ों के साथ शहर में बारात निकली। इस बारात में काफी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर मुस्लिम समाज के द्वारा भी शिव बारात का किया गया जोरदार स्वागत। हिंदू मुस्लिम एकता की तीखी झलक।
पर्व पर सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भगवान के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर में जहां एक और भगवान के दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा, वहीं दूसरी ओर शिव भक्तों द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर में भगवान शिव की बारात भी निकाली गई, जिसमें भारी तादाद में महिलाओं, पुरुषों एवं युवतियां एक छोटे छोटे बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैंड बाजा, ऊंट और घोड़ों के साथ शहर में बारात निकली। इस बारात में काफी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। भगवान शिव की बड़ी ही धूमधाम से शहर में बारात निकाली गई। शिव के भक्तों का इस बारात में उत्साह देखने को मिला। शिव की बारात में नंदी भी दिखी और भक्त भूत प्रेत की शक्ल में नजर आए। शिव बारात का जगह जगह स्वागत किया गया और जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस शिव बारात में हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिली। मुस्लिम समाज द्वारा शिव बारात का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। भक्तों के लिए पानी, शरबत और फलों की व्यवस्था मुस्लिम समाज द्वारा की गई। शिव बारात आयोजन समिति द्वारा मुस्लिम समाज को शॉल पहनाकर सम्मान किया गया। इस बार महाशिवरात्रि पर्व पर हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिली, जो एक अच्छी पहल है। मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे विश्व बंधुत्व पे यकीन रखता है और प्रेम और भाईचारा, आस्था अपनी अपनी है। प्रेम और भाईचारा मजबूत करने के लिए जो जो कदम हो सकेगा हम सब उठाएंगे, पूरे संगठन के लोग। जी हाँ, स्वागत भी करेंगे, शरबत भी पिलाएंगे, फ्रूट सलाद भी बांटेंगे। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है समाज की तरफ से। शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति के द्वारा यह निरंतर 11 वर्षों से बारात निकाली जा रही है। ये अपना 12वां वर्ष है। पूरे संपूर्ण में शहर में एक अलग ही माहौल है। सब लोग शिव भक्त हैं। पूरे मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी बारात है भोलेनाथ की। और निरंतर पहले ये मोहल्ले की थी, फिर शहर की थी, अब जिले की, अब पूरे प्रदेश की बन चुकी है। इसलिए हर हर महादेव। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की मनाई गई द्वितीय पुण्यतिथि। पद्मधर पार्क में आयोजित पुण्यतिथि को किसान स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री निवास तिवारी के पुत्र पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की द्वितीय पुण्यतिथि 11 मार्च गुरुवार को स्थानीय पद्मधर पार्क में मनाई गई। स्वर्गीय श्री तिवारी की पुण्यतिथि को कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल समेत कई अन्य दिग्गज नेता शामिल रहे। देश व प्रदेश में लगातार बढ़ते डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, उसने आम जीवन को बेहाल करके रख दिया है। वहीं किसान बिल के बाद लगातार चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार अपने तानाशाही रवैये पर अड़िग है। इन्हीं तमाम मुद्दों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी द्वारा अपने पिता स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की द्वितीय पुण्यतिथि को किसान स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से सरकार के अड़ियल रवैये का विरोध दर्ज कराया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्र, कविता पांडे, अजय मिश्र बाबा, पूर्व विधायक राम गरीब बनवासी के अलावा अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। देखिए, पहली बात तो विंध्य प्रदेश का फिर उसके साथ सूट नहीं करता। विंध्य प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो कि अस्तित्व में था, उसके बाद उसका विलय किया गया है और मांग उठ रही है। अगर मांग उठ रही है तो इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में टीस है। मैं विंध्य का निवासी हूँ, विंध्य की कहानियाँ सुनी हैं। मैं खुद देखता हूँ कि कैसे लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है, हमें हमारा हक नहीं मिलता। तो ये मुद्दा तो सर्वोपरि हमारे लिए है। अब आपने एक बात की भारतीय जनता पार्टी के विधायक की। आप विधायक और भारतीय जनता पार्टी अलग हैं क्या? अगर अलग हैं तो विधायक जी अपनी पार्टी छोड़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
विंध्य के मुद्दे को सपोर्ट नहीं करती है। उनके सांसद ने यहाँ एक प्रोग्राम में रिकॉर्ड में ये बोला है। जनता पार्टी सिर्फ अपने मतलब की पक्षधर रही है, जहाँ जो मतलब होता है वो करते हैं, और यही रीवा सांसद और यहाँ के विधायकों ने किया है। और जो ये विधायक जी कर रहे हैं, अगर ये सही में सीरियस हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पहले छोड़ें, उसके बाद इस मुद्दे पे बात होगी। निकाय चुनाव को लेकर उसमें प्रस्ताव में निकाय को भी रखा गया था, सीवर लाइन का काम था। हाँ। शहर के सड़कों की स्थिति आपके सामने है। क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कोई आंदोलन खड़ा कर पाएगी निकाय चुनाव के पहले? इतना ही नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। जो 500 करोड़ का सीवेज घोटाला हुआ है रीवा जिले में, इसको उठाएगी। और मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि हम लोग एक सीनियर कांग्रेस के डेलीगेशन को लेके जाए सरकार, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हुए हैं, क्या उसमें वृद्धि हुई है, 5 साल का क्यों डिले हुआ है, ये करोड़ों का नुकसान क्यों हुआ है, इसकी समीक्षा वो पब्लिक करे। प्रथम पहली मांग तो हमारी ये थी कि 3 काले कानून तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं। उसके बाद हमने ये बोला कि जो बीमा की फसल हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ने निर्धारित किया था, वो तुरंत मिले, वो लोगों को मिल नहीं रहा है। वृद्धा पेंशन में जो 100 रुपये हर साल बढ़ने थे, 1 साल हो चुका है, वो नहीं बढ़ा। हमारे यहाँ सिंचाई के कुछ मुद्दे हैं, नगर निगम के कुछ मुद्दे हैं। इस तरह के लेकर के हम लोगों ने 11 मांगों का एक मांग पत्र दिया है, और ये चेताया भी है प्रशासन को कि ये जो हमारे ज़िले की मांगें हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई तो 1 महीने के बाद हम 9 के 9 ब्लॉकों का घेराव करेंगे और सरकार की नाक में दम कर देंगे। 300 वर्ष से चली आ रही परंपरा आज भी है कायम। अड़गड़नाथ मंदिर में तेंदुपत्ते से निकले शिवजी के दरबार में लगा शिवरात्रि का भव्य मेला। रीवा जिले के सुहागी पहाड़ में स्थित भगवान भोलेनाथ के 300 वर्ष पुराने मंदिर में हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन भव्य मेला लगता है, जिसे देखने दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ पर तकरीबन 300 वर्ष पहले तेंदुपत्ते से भगवान भोलेनाथ की उत्पत्ति हुई थी, जिसके बाद गढ़वा रियासत के राजा रणधीर सिंह ने यहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को पर्व के तौर पर मनाया जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया था, जिसको लेकर भक्तों के मन में उल्लास रहता है और भोले के भक्त महादेव की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में जाते हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम आपको एक ऐसे ही विराट रूप का दर्शन कराने जा रहे हैं, जो रीवा जिले के सुहागी पहाड़ में स्थित है। अड़गड़नाथ नाम से पहचाने जाने वाले इस मंदिर का 300 वर्ष पुराना इतिहास है, जहां पर गढ़वा रियासत के राजा रणधीर सिंह ने इस विशाल मंदिर का निर्माण कराया था, और तब से अब तक यहां श्रद्धालु का तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि का पर्व हो या सावन सोमवार, हर समय इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज की सीमा से लगे होने के कारण इस मंदिर की महत्वता और बढ़ जाती है, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में होने के चलते मार्ग से गुजरने वाले लोग भी एक बार इस मंदिर में स्थापित भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करने अवश्य आते हैं। इतिहासकारों की माने तो इस स्थान पर तेंदु के पत्ते से भगवान भोलेनाथ की उत्पत्ति हुई थी, जिसके बाद कुष्ठ रोग से पीड़ित गढ़वा रियासत के तत्कालीन राजा रणधीर सिंह को स्वप्न आया कि अब यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराएं, जिससे आपको कष्टों का निवारण हो सके। तब राजा रणधीर सिंह ने अविलंब यहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया और शीघ्र ही उनके कष्ट दूर हो गए। मान्यता यह भी है कि रणधीर सिंह भैंसों को खूब मानते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने रियासत में सैकड़ों भैंस रखी थी, और अचानक एक दिन सारी भैंसें गायब हो गई, जिसके बाद राजा ने जब मंदिर का निर्माण कराया तो कुष्ठ रोग निवारण सहित उनकी सारी भैंसें वापस आ गईं, और तब से ही भोलेनाथ की इस विशाल मंदिर का अलग ही चलन हुआ और अपने कष्टों को लेकर श्रद्धालु पहुंचने लगे। ये अड़गड़नाथ उद्यान 1740 से लगा है। भक्तों का मंदिर का निर्माण ठाकुर धनराज सिंह ने बनवाए थे, गढ़वा के थे, वहीं के बनवाया हुआ मंदिर है, जो कि उनके पूरे शरीर में कोड़ है, और आप उनकी 4 भैंसें थी, वो ही हेरा गई थी। तो उनको सपना हुआ कि यदि हमारी मंदिर जो है
बनवाओगे तो मैं स्वयं आपका एक कष्ट है उसको ही निवारण करूंगा और भैंस भी मिल जाएगी। तो चौथे दिन भैंस मिल गई है उनकी, अब ये मंदिर का निर्माण होने लगा है। उनकी मान्यता जो होती है वो पूरा निवारण होता है। मंदिर में पूजा अथवा मानव संकीर्तन है, कोई भी चीज है करने से होता है। मंदिर ये हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और भगवान स्वयंभूनाथ जी का प्रादुर्भाव आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व हुआ और यहाँ पर गढ़वा गांव बगल में है कटरा के पास, वहीं के श्री रणधीर सिंह सेंगर जी द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण आज से 300 वर्ष पूर्व कराया गया। और जो भी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के चारों तरफ के लोग हैं वो सब यहाँ पर प्रतिवर्ष और हर तेरस को आकर के भगवान शंकर जी से अपना दर्शन करते हैं, अपनी जो इच्छाएं उनकी वो मांगते हैं भगवान शंकर से, उनकी इच्छाओं की पूर्ति भगवान शंकर जी करते हैं। और जो भी यहाँ क्षेत्र में जनप्रतिनिधि भी हैं वो भी यहीं से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करके ही अपना जनप्रतिनिधित्व स्वीकार करते हैं, चाहे वो विधायक, सांसद या जनपद अध्यक्ष कोई भी बड़े प्रतिनिधि रहे हों, भगवान शंकर से अपना आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जितने भी लोग निकलते हैं, चाहे ये नेशनल हाईवे 27 किनारे बसा हुआ है, अब इस समय 30 हो गया, तो जो भी वाहन भी चलते हैं वो सभी यहाँ पर अपना भगवान शंकर जी का माथा टेक करके ही आगे बढ़ते हैं, चाहे वो आने वाले हों चाहे जाने वाले हों। सबकी आवश्यकताएं और सबकी मान्यताएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। जो सुहागी पहाड़ में मंदिर है करीब 300 वर्ष पूर्व पूर्वज बताया जाता है कि 300 से ऊपर वर्षों के पूर्व यहाँ के कोई राजा थे गढ़वा के, कुमार रणधीर सिंह जी, उनके द्वारा ये बनाया गया था। भगवान शंकर जी की यहाँ पे उद्गम हुआ, ये उद्गम स्थल है, वहाँ कोई लाके मूर्ति स्थापित नहीं की गई है और प्राचीन मान्यताएं हैं यहाँ पे। अब 2-3 दिन छोड़ के मतलब ये सोमवार को भी भीड़ एकत्रित होती है, तेरस है, प्रदोष है और पूसी तेरस के दिन यहाँ पे मेला ही लगता है, शिवरात्रि के दिन यहाँ पे मेला लगता है, बसंत पंचमी के दिन काफी मात्रा में भीड़ एकत्रित होती रहती है। और जो लोग मान्यताएं मानते हैं, कुछ भी माना कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं ये करूंगा, तो निरंतर लोगों के द्वारा मान्यताएं पूर्ण होने पर भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन चलता रहता है। तो इससे तो ये माना जाएगा कि लोगों की जो मान्यताएं मांगी जाती है तो वो पूर्ण हो रही हैं, तभी लोग ऐसा कर रहे हैं। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है और निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोग जो जिले से लगे हुए कई जिलों, अन्य जिलों या प्रयागराज से भी लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो लोगों की मान्यताएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। जी जी, हरदम मतलब हफ्ते में आप 1-2-3 भंडारे आप देखने को मिलेंगे और खासकर तेरस महीने में 2 बार जो तेरस पड़ती है उसमें सोमवार के दिन जो विशेष दिन होते हैं उसमें आप यहाँ पे आस्था का जमावड़ा देखेंगे और भंडारे और प्रसाद वितरण, कीर्तन, भजन की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। मान्यताएं जैसे लोगों की पूर्ण होती है वैसे लोग यहाँ पे अपने आयोजन करते रहते हैं। खजूहार ढुड़ेश्वरनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हुआ भव्य मेला। मेले की व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की दिशा में गुड़ एसडीएम का नवाचार। गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में इस वर्ष खजूहार ढुड़ेश्वरनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले शिवरात्रि के मेले की बेहतर तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। यही वजह है कि मेले में व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई। गुड़ तहसील अंतर्गत खजूहा गांव के ढुड़ेश्वरनाथ मंदिर में विगत कई वर्षों से विशाल मेले का आयोजन होता रहा है, जहां दूर दराज से बड़ी तादाद में श्रद्धालु भक्त पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का दिव्य दर्शन करने के साथ साथ मेले का भी लुत्फ उठाते हैं। कोरोना काल के पश्चात शिवरात्रि पर्व पर लगने वाले खजूहार ढुड़ेश्वरनाथ मंदिर परिसर के भव्य मेले को लेकर गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह द्वारा नवाचार करते हुए बेहतर व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि यह मेला 5 दिन लगता है, लेकिन कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए महज 2 दिन का यह मेला संचालित करने अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही मंदिर परिसर से लेकर मेले तक की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की दिशा में राजस्व विभाग, पुलिस व महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, जनपद पंचायत समेत ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को मुस्तैदी से ड्यूटी में तैनात किया गया था, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा झेलनी ना पड़े। वहीं व्यवस्था में जुटे अधिकारी, कर्मचारी, वॉलेंटियर्स के अलावा मंदिर के पंडित, पुजारियों समेत मुंडन कार्य में जुटे नाई तथा कंछेदन संस्कार में जुटे स्वर्णकारों, साफ सफाई व व्यवस्था बनाने वाले मेला समिति के पदाधिकारियों के साथ साथ वॉलेंटियर्स को अलग अलग कलर के आईडी कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।
विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ग्राम खजूहा के प्रसिद्ध मंदिर शिव मंदिर ढुरेश्वर नाथ में विशाल मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें अपेक्षा से अधिक भीड़ होने की संभावनाओं को देखते हुए इस बार मेला स्थल की व्यवस्था अनुविभागीय अधिकारी गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने अपने हाथों में ली और उनके ही दिशा निर्देशन व बेहतर मैनेजमेंट में व्यवस्था बनाई गई है, जहां विधिवत तरीके से भीड़ को काबू रखने सहित मेले को तरीके से संचालित किया जा रहा है। इस कार्य में ग्राम पंचायत खजूहा सरपंच संतोष बंसल, सचिव शिव प्रताप सिंह, सहायक सचिव प्रकाश पटेल समेत मेला प्रबंधन समिति के साथ राजस्व व पुलिस टीम का अहम योगदान माना जा रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले कई वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष शिवरात्रि पर्व पर लगने वाले इस भव्य मेले की व्यवस्था बेहतर सराहनीय मानी जा रही है। वहीं इस मौके पर गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह द्वारा भी स्वयं मौके पर पहुंचकर विधिवत व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आम जनता से उन्होंने अपील भी की है कि भगवान भोलेनाथ से श्रद्धा रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग खजूहा स्थित ढुरेश्वर नाथ मंदिर परिसर में पहुंचे और पूजा अर्चना के साथ मेले का आनंद लें। ऐसा माना जा रहा है कि गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह द्वारा गुड़ तहसील में पदस्थ होने के बाद लगातार धार्मिक, सामाजिक तथा खेलकूद के अलावा अन्य आयोजनों के माध्यम से लोगों को जोड़कर आपसी सद्भाव एवं क्षेत्र में भाईचारे को बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ के सरपंच साहब और जो मेला प्रबंधन समिति है उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। लगातार 1 हफ्ते 10 दिन से लगकर पूरा बैरियर का निर्माण किया, पक्के मजबूत बैरियर बनाए हैं, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग से आने जाने की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है। इसको जो हमारे पुराना एक बावड़ी थी इसको भरने का काम किया है और अंदर मंदिर परिसर में बहुत सारे बैनर, पोस्टर, हर एक के बैठने की अलग व्यवस्था, ID कार्ड की अलग व्यवस्था वगैरह बहुत मेहनत की है। बैरियर बनाने ताकि लोगों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहे और एकदम से क्राउड किसी एक जगह पे इकट्ठा ना हो। क्राउड कंट्रोल के लिए स्पेशली बहुत मेहनत हुई है। बाहर भी आप देख सकते हैं कि मेला परिसर को थोड़ा सा खोल दिया गया है और पार्किंग के अलग अलग 3 जगह नए पॉइंट बनाए गए हैं ताकि वहाँ भी क्राउड एकदम से कहीं इकट्ठा ना हो और बेहतर मतलब करने का प्रयास किया गया है। ये टेंट वगैरह सब कुछ जो आप देख रहे हैं, अभी हालांकि इनकी आय शुरू नहीं हुई है, लेकिन मेला प्रबंधन समिति ने निर्णय लिया कि पहले व्यय करेंगे, फिर जो आय आएगी उससे इन सब खर्चों को समायोजित करेंगे। व्यवस्था के लिए यहाँ पे महिला बाल विकास विभाग से पुलिस विभाग, विशेष तौर पर पुलिस विभाग हर जगह पे है, राजस्व विभाग के हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, जनपद पंचायत के लोग हैं, मेला मैनेजमेंट कमेटी तो है ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य विभाग हैं, जैसे मतलब जिस विभाग की हम लोग को ज़रूरत पड़ी है, विद्युत विभाग है, PHE है, इनके सभी लोगों के लोग कहीं ना कहीं इसमें सहभागी रहे। दुष्कर्म का आरोपी हुआ बरी। विगत वर्ष 2018 में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने बरी कर दिया है, जबकि आरोपी के खिलाफ पास्को के तहत धारा 376 का अपराध दर्ज था और आरोपी के खिलाफ रीवा न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था। दिनांक 21/6/18 को थाना चौराहा में अभियुक्त्री द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई थी कि सोनू साकेत द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया है और वो अभियुक्त्री जो थी, जिस समय उसके साथ बलात्कार की घटना हुई उस समय वह नाबालिग थी। तो पुलिस थाना चौराहा द्वारा 376 एवं 7-8 पास्को एक्ट के IPC 376 एवं 7 एवं 8 पास्को एक्ट एवं 3 एवं 4 पास्को एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया एवं सोनू साकेत को गिरफ्तार किया गया। सोनू साकेत जो है वो आपका कठार रामपुर नैकिंग का रहने वाला था, जो कि वहाँ पे कहानी के अनुसार अभियुक्त्री के घर के पास जाकर ज़बरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया था, ऐसी कहानी बताई गई थी पुलिस के द्वारा। तो उस मामले का चालान जो है पेश किया गया स्पेशल कोर्ट में। स्पेशल कोर्ट जो है यहाँ पे पास्को एक्ट की सुश्री श्री महिमा कछवाई जी के न्यायालय में है और महिमा कछवाई जी के न्यायालय में इसका विचारण चला। विचारण उपरांत जो है विभोजन अपने मामले को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा और इस कारण से आज जो है आरोपी सोनू साकेत को मामले से दोषमुक्त घोषित किया गया। उसमें अभियुक्त्री और उसके जो नाना बब्बा थे, 2 गवाह थे जो महत्वपूर्ण साक्षी माने जाते हैं। एक अभियुक्त्री का खुद का बयान और उसके बब्बा का बयान।
उसमें कॉन्ट्राडिक्शन था और पुलिस स्टोरी का जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाई पूरी तरह से। पुलिस के खिलाफ उसके संबंध में कंप्लेंट फाइल करेंगे और इस मामले में चूँकि आरोपी लंबे समय तक विचारण में रहा है और उस विचारण के दौरान उसको शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा हुई है, तो जहां ऐसे मामले में पुलिस जो है अपनी कहानी बताती है और उस कहानी को प्रूव नहीं कर पाती है, ऐसे मामले में फरियादी अभियुक्त को ये राइट होता है कि वह उस मामले के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करे। तो सोनू साकेत जो है ज़रूर इस मामले में कंप्लेंट पुलिस के खिलाफ और अभियुक्त के खिलाफ फाइल करें। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।